Good morning, students. Now welcome to online class for a new Rajasthan Public School. ये स्टूडेंट्स हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। तो हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे हमने राजपूत शासनकाल के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में थोड़े से साउथ इंडियन के जो राजा और जो किंगडम्स हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका जो हमारा जो नेक्स्ट रह गया था, जो हम लेक्चर फोर्थ में स्टार्ट कर रहे हैं, चोला एम्पायर। ओके, चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर के बारे में आपको बता दूं कि जो चोला एम्पायर थे वो अबाउट 400 ईयर्स तक इन्होंने राज किया। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जब उनका शासनकाल ख़त्म हो गया या जब डिक्लीन हो गया उनका शासनकाल, तो वो अपने पीछे से ऐसी कई सारी एविडेंस छोड़ के गए थे, जिससे आज हम बहुत इजीली उसको स्टडी करते हैं और स्टडी कर भी रहे हैं, और स्टडी ऐसी काफ़ी सारी कर चुके हैं हम। तो उस शासनकाल में उनका जो चोला जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चोला एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत बेहतरीन था। साथ में जो उनकी रिलीजियस लैंग्वेज कल्चर जो था वो सारे ब्रीफली इजीली डिस्क्राइब इसलिए किए गए हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम शासक किया था। काफ़ी लंबे टाइम तक शासक करने की वजह से उनके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। ओके, तो नो नाउ चोला एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट टू चोला एम्पायर, पल्वास, फ्यूडेटरीज ऑफ पल्वास। ओके, जो चोला एम्पायर्स थे वो पहले पल्वास की फ्यूडेटरीज थे। फ्यूडेटरीज यानी जमींदार हो गए या सामंत कह लें। तो पहले ये सामंत के रूप में काम करते थे, तो सामंत के रूप में करते करते बाद में इन्होंने उस राज्य को अपने अंडर ले लिया और उन्होंने चोला एम्पायर का इन्होंने मतलब संस्थापित किया, स्टैब्लिश किया। तो जो स्टैब्लिश करने वाले जो फर्स्ट जो फाउंडर थे उनका नाम था विजयालय। क्या नाम था उनका? विजयालय। ओके, विजयालय था द ग्रेट रूलर। शासन काल में तीन सबसे महान और ग्रेट रूलर हुए। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हिम्मत, करेजियस, जिसमें से विजयालय के बाद उन्हीं के खुद के सन जिनका नाम था राजा राज चोला, सेकंड राजेंद्र चोला एंड थर्ड राजाधिराज चोलास। ओके, तो जो राजा राज चोलास थे उन्होंने 985 टू 1040 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने ये जो राजा राज चोलास थे वो बहुत ज़्यादा कल्चर प्रिय थे। उनको मतलब है ना, जो आर्ट वगैरह जो आर्किटेक्चर्स जो देखने को मिलते हैं तो वो हमारे जो काफ़ी सारे टेम्पल्स है, कैलाश के जो टेम्पल्स वगैरह जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कला प्रेमी थे। कला प्रेमी होने की वजह से इन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे। ओके, तो जो एंड नेक्स्ट जो राजा हुए वो इन्हीं के सन राजेंद्र चोला फर्स्ट 1014 टू 35 तक इन्होंने शासन किया, और राजाधिराज 1035 तक। ओके ओके, जब जब विजयालय जब यहाँ के किंग हुए जब फर्स्ट, तो उन्होंने तंजौर यानी कि उन्होंने फर्स्ट कैपिटल उन्होंने इसको राजधानी बनाई आपकी, जिसको जिसको थंजावर, आज हम प्रेजेंट डे में उसको थंजावर के नाम से जानते हैं, जो कि पहले तंजौर के नाम से जानी जाती थी, जो कि साउथर्न पार्ट है। एक चीज़ और, जब जब ये विजयालय का जब शासनकाल हुआ, जो जो इनका एम्पायर था उसको उन्होंने चोला चोलामंडलम के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुए। यानी चोलामंडलम यानी जो उनका जो शासनकाल था, जो एम्पायर चोलामंडलम का मतलब है कि एम्पायर। ओके, जो उनका जो सबसे बड़ा जो एम्पायर था, उन्होंने जैसे आज हम बोलते हैं साम्राज्य या देश या संपूर्ण राज्य या संपूर्ण देश, तो जहाँ संपूर्ण बात आ जाती है तो वो उस शासनकाल में चोलामंडलम के नाम से वो उन्होंने नाम रखा, यदि चोलामंडलम। ओके स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी टेबल है। ओके, एंड लास्ट इज राजा अधिराज, जो कि 1035 में इन्होंने शासन किया, 1035 एडी। ओके, तो वॉज किल्ड बाय द चालुक्यास 1052 एडी। बाद में चालुक्यास जो थे, उसमें जो राजाधिराज थे वो चालुक्यास के द्वारा मारे गए 1052 एडी में। इस तरह से जो चालुक्यास का जो इस वक्त का जो शासन था वो समाप्त हो गया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके क्लास,
ये एडमिनिस्ट्रेशन, हम एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग उस वक्त हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी राजा, कोई भी राज्य है, कोई भी एम्पायर है, तो उस एम्पायर का कोई भी एक राजा होगा। ओके, तो उसी तरह से जो वहाँ का जो एम्पायर या कहीं का भी जो एम्पायर होता है, हम तो चोल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चोल वंश में भी जो जो सिस्टम था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ का भी जो राजा था वो वहाँ का किंग था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन शासन वहाँ का पूरा संभालता था। तो क्या हुआ कि उसने ना, उसने बहुत सारे, क्योंकि हमारा राज्य बहुत, मतलब देश बहुत बड़ा है, तो उसको आज भी अगर कोई नेता संभालता है, यानी कोई हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, उसको संभाल नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया है, उसको अलग अलग उसको है ना स्टेट में, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स में उस तरह से डिवाइड करके आज भी इसी तरह से रूल चलता है। तो द मेन इनकम फ्रॉम द ट्रेड्स एंड टैक्सेस। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन है द किंग हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसके जो कौन होते थे, किंग होते थे, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ठीक है, द किंग हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ट्रेड एंड द लैंड टैक्सेस। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो आज की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कल की गवर्नमेंट थी, जो कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था वो ट्रेड, यानी कि ट्रेड, और जो लैंड टैक्सेस, यानी कि जो जमीन से, जो जो जमीन से, चाहे वो जमीन के जो हिस्से की, जो उर्वरक जो हिस्से की, मतलब जितनी उसकी फसल हुई है, तो उसका उसका मतलब वैसे तो अलग अलग, अलग अलग, जैसे जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे उसमें अलग, कोई कहता है कि 1/2 टैक्स लिए जाते थे, कोई कहता था कि नहीं 1/3 टैक्स लिए जाते थे, कोई कहता था 1/4 टैक्स लिए जाते थे, कुछ कहते हैं कि 1/6 टैक्स लिए जाते हैं। तो वो अलग अलग, अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो इसके अलग अलग टैक्सेस लिए जाते। इसका एक कारण था, एक कारण था, क्योंकि जैसे ये किंग हो गया, यानी किंग, उसके बाद स्टेट्स हो गए। ओके, इसी तरह से इसके डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के बाद जैसे टाउन हो गए, और इसके बाद विलेजेस हो गए। तो ये क्या हुआ, टैक्स कैसे करते थे, 1 2 3 4 5। ओके, तो जैसे कि भाई विलेजेस ने, या जो उसकी जो जो जिनके जिनके जो लैंड से जो भी चीज़ें उगती थी, या टैक्सेस तो सभी देते थे, चाहे वो ज़मीन वाले हों, और चाहे ज़मीन जिनकी नहीं हो, जिनका अपना खुद का व्यापार होता था, जिनका अपना बिजनेस होता था, वो भी टैक्स पे करते थे। तो जैसे विलेजेस विलेजेस होते थे, माना उन्होंने टैक्स दिया, जैसे टैक्स दिया उन्होंने 75% टैक्स दिया। ठीक है, 75% टैक्स दे दिया। लेकिन जो टाउन के जो मेंबर्स होते थे, कुछ उन्होंने भी माना 20% उन्होंने रख लिया, इन्होंने 10% रख लिया, इन्होंने माना 5% रख लिया, या 10% रख लिया। तो इस तरह से किंग के पास ये सारी चीज़ें बढ़ते 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 बढ़ते, या तो कभी 1/4 पहुंच जाता था उसके पास टैक्स, कभी 1/6 पहुंच जाता था, और कभी 1/3 ही पहुंच पाता था उसकी लैंड के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से लैंड जो टैक्सेस होते थे वो इस तरह से डिवाइड हो जाते थे, यानी कि राजा के पास कभी टैक्स ज़्यादा चला जाता, कभी कम चला जाता। ओके, तो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ट्रेड एंड द लैंड टैक्सेस, जो गवर्नमेंट की इस तरह से उसके लैंड टैक्सेस से और ज़मीनों से, और जो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो भी जितनी भी उनकी इनकम होती थी वो उसका भी कुछ पार्ट्स राजा को दिया करते थे, डिवाइडेड इनटू। तो उस वक्त जो जैसे मिनिस्टर, यानी हेड, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, ओके एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो क्या करते थे, मंडलम, उन्होंने किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारे यहाँ पे हो गए, मैंने आपको जैसे कि किंग हो गया। ओके, किंग किंग ने पूरा जो उसका एम्पायर है, एम्पायर जो है, ओके, जो एम्पायर है, यानी एम्पायर, उसने पूरा संपूर्ण एम्पायर, ओके, उसने उसको फर्स्ट, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि स्टेट, उसको कह दिया कोट्टम। क्या कहा, कोट्टम। कोट्टम को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा गया, नाडु और वलानाडु। ओके, नाडु एंड वलानाडु, यानी कि साउथ इंडियन लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने किस में डिवाइड किया, पहले पहले तो एक खुद, और उसके बाद उन्होंने मंडलम, और मंडलम यानी प्रोविंस, यानी कि पूरा राष्ट्र, पूरा राज्य आ जाता है। उसके बाद कॉटम, कॉटम के बाद डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद
विलेजेस, विलेजेस को बोला जाता था कुर्रम। क्या बोला जाता था विलेजेस को? कुर्रम। यस, विलेजेस को। अब कुर्रम, अब इसके अंदर, ये इसके अंदर जितनी भी टैक्सेस वगैरह हो गई, गांव की देखरेख हो गई, स्पेशली जो इनके गांव की या जो देखरेख करने वाले होते थे, वो स्पेशली जैसे कि मतलब जो जो एग्जीक्यूटिव विंग्स, जो जो ऊंचे पदवी पे होते थे, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, या इनके जो राजकुमार हो गए या प्रिंसेस हो गए, तो वो सब इनकी देख रेख क्या करते थे इनके अंडर में। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते थे, विलेजेस, तो वो डिपेंड करता था कि उनको क्या, कौन किस व्यक्ति को क्या काम दिया गया है, तो इस हिसाब से इनको वर्क दिया जाता था। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, हमने ये तो असेंबली बता दी कि हमने इस तरह से, भाई इस तरह से वो असेंबली क्या, मतलब इस तरह से वो अपना वर्क करते थे, यानी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होता था। लेकिन इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती थी या अपने स्टेट में किसी तरह का डेवलपमेंट चाहिए होता था, माना कि कहीं है ना, कहीं पानी की कमी है, तो उसके लिए वो किसको शिकायत करेंगे? तो इस तरह से उनके लिए दो असेंबली रखी जाती थी, जिसमें एक तो आ गया उर और एक हो गया था सभा। कौन सी रखी गई थी? दो असेंबली, उर एंड सभा। ओके, उर के अंदर क्या होता था, जो कि जो लोकल पीपल्स होते थे, वहां पे सारे असेंबल होते थे। जो लोकल पीपल होते थे, लोकल पीपल असेंबल हेयर, यहाँ पे लोकल पीपल असेंबल होते थे, यानी कि जितने भी वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि एक सभा हो गई, तो हम कभी भी कोई, अगर कोई भी लोग आता है तो लोकल लोगों से पूछता, हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताएगा कि सर मेरे यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे खेती अच्छी नहीं हो रही है, इस बार ऐसा। तो इस तरह की जो सभाएं होती थी, तो उसके अंदर इस तरह की सारी सारी प्रॉब्लम्स को सुना जाता था और उसको समझा जाता था, और उसके लिए जो भी उनकी जो भी राय होती थी या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके अंदर उस लोकल पीपल्स की जो सभा हुआ करती थी, और उसके अंदर डिस्कस किया जाता था। और जो ये सभा होती थी, यानी जो ये सभा, इसके अंदर बहुत एग्जीक्यूटिव विंग्स आया करते थे, जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्राह्मण हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जैसे मर्चेंट्स हो गए। ओके, तो इस तरह से इस असेंबली के अंदर आते थे और अपने देश का हालचाल पूछा करते थे, या फिर किसी भी अच्छी बात पे, या क्या डेवलप हुआ, या हमें क्या करवाना है, या हमें अपने मतलब अपने राज्य से रिलेटेड क्या अच्छे काम करने हैं, तो जो ये सभा होती थी इसके अंदर डिस्कस हो करते थे आपस में। तो ओके, तो एक बार और आप समझेंगे बच्चों, द किंग हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, एड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंग होता था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी कि वो वहाँ की प्रशासन को संभाला करता था। इस तरह से इनको टैक्स कहाँ से मिलते थे, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड और लैंड टैक्सेस, इनको टैक्स इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती थी। जो भी उनके राज्य में कोई भी डेवलप करना होता था, अच्छा किसी भी राजा के पास जब पैसे होंगे तभी तो वो कहीं कुएं खुदवाएगा, या कहीं लेक बनवाएगा, या किसी भी तरह की कोई भी डेवलप, जैसे ट्री लगवाएगा, तो उन सब के लिए पैसे चाहिए, या कोई बिल्डिंग्स बनवाएगा। आज के टाइम में अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ये हमारी गवर्नमेंट जो इतनी जो डेवलप कर रही है, तो वो कहाँ से करेगी, जब तक हम अपने टैक्स को पे नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर सकती है। पुल हो गए, ब्रिज हो गए, कहीं ट्री लगवाना हो गया, बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलवाने हो गए, स्कूल खुलवाने हो गए, तो विदाउट टैक्स गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वही उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो ये भी उस वक्त का था, जो गवर्नमेंट की जो इनकम थी, ट्रेड एंड लैंड हो गया, आई थिंक सो कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद डिवाइडेड इनटू, इसको मैंने कहा कि इसको डिवाइड किया था, क्योंकि राजा इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को अकेले नहीं संभाल सकते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मंडलम, उसके बाद कोट्टम, और उसके बाद नाडु एंड वाला नाडु, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उसके बाद विलेज, विलेज यानी छोटे छोटे काफी सारे विलेजेस आ जाते, ओके, जिसको कुर्रम कहा जाता था। इसकी देखरेख करने वाले जो होते थे, ब्राह्मण्स हो गए, प्रिंसेस हो गए, सामंत हो गए, ऐसे बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते थे, इसका ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट, इसकी सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट करने के लिए कोई तो सिस्टम होना चाहिए था, तो जिसके लिए उन्होंने दो सभाएं बनाई थी, जिसमें पहली उर
और दूसरी सभा। उनमें जितनी भी लोकल पीपल्स होते थे, यानी कि लोकल पीपल्स असेंबल है, और यहाँ पे असेंबली के अंदर सारे लोकल पीपल्स आते थे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। और सभा के अंदर ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स की पता चल जाए कि कौन से मर्चेंट्स यहाँ पर आए हैं और उन्होंने क्या किया है। ओके, एंड द नाडोज। ओके, इसके अंदर सारी श्रेणी के मतलब उच्च श्रेणी के लोग सभा के अंदर असेंबल होते थे। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, ओके, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, मतलब हम लैंग्वेज यानी भाषा और उसके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग द पीरियड संस्कृत वाज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ द हाई कल्चर। बच्चों उस वक्त जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जो संस्कृत कौन बोलते थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा या तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे, या फिर जिसके हाई कल्चर जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए, तो वो लैंग्वेज कौन सी बोलते थे, संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। तो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वो, संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। एंड संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ के जो नार्स और जो एल्वर्स हुए थे, जो कि वो तमिल भाषा में, ऐसे कई सारे संत उस दौरान काफ़ी सारे, क्योंकि जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं और लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो तमिल और लैंग्वेज और लिटरेचर, जो कि उस दौरान काफ़ी सारे ऐसे संत उभर के बाहर आए, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए, या जिनकी जो बातें जो जिनके ना लोगों ने उनकी बातों को मारा, यानी ये जो उन्होंने प्रीचेस दिए या जो उन्होंने उपदेश दिए, जिसमें से कौन थे, जिसमें से नार्स एंड अल्वर्स थे, जो कि फ्लोरिस इन अ तमिल, जो कि तमिल भाषा में उन्होंने दिया। तमिल भाषा में दिया तो वो ज़्यादा फेमस क्यों हुए, क्योंकि अगर हम साउथ की बात करते हैं यानी साथन की बात करते हैं, तो उस दौरान जो ऑर्डिनरी पीपल, बच्चों जब भी कोई भी संत महात्मा, वो ज़्यादा वो या तो वो ज़्यादा प्रचलित होता है, तो उसका प्रचलित होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि चलो जैसे कि कोई उपदेश देना है, तो अगर मानो कि ना वेस्ट बंगाल में जाकर के उपदेश दे रहे हो, तो वहाँ पे तो वेस्ट बंगाल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, या आसाम में कौन सी भाषा बोली जाती है, या महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, अलग अलग भाषा बोली जाती है अलग अलग स्टेट के अनुसार। तो उन्होंने भी तो अलग अगर वो भाषा बोलते तो उनको, तो इसलिए उन्होंने जो प्रीचेस दिए वो फ्लोरिस इसलिए हुए, उन्होंने प्रीचेस जो दिए उन्होंने तमिल लैंग्वेज में, यहाँ की वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उन्होंने उपदेश दिया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस हुए। और ऐसे कई सारे संत हैं, जिसमें से फेमस कौन से थे, नार और अलवर्स। ओके, ए एल। ओके, एंड फ्लोरिस इन द तमिल, क्योंकि तमिल में। इसी तरह से ही हम तो जानते हैं कि संस्कृत में भी रामायण है, महाभारत है, और हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ऐसे बहुत सभी लगभग सभी लैंग्वेज में रामायण महाभारत है, जिसमें से जो रामायण है, रामायण वॉज द रिटन बाय द कुंभन। रामायण जो लिखी गई है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, कुंभन के द्वारा लिखी गई थी। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, तमिल लैंग्वेज में। तमिल लैंग्वेज में लिखी गई रामायण जो है वो कुंभन भाषा में लिखी गई थी। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो रामायण लिखी गई थी जो संस्कृत में थी, वो किसने लिखी थी, जी आप हिंदी में जो उसको करी है उन्होंने तुलसीदास जी ने करी थी, तुलसीदास ने। और जो रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी उन्होंने किसने लिखी थी, ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ओके, तो जो रामायण है वो लिखी गई थी कुंभन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है। एंड इसमें से 3 ड्रामास या गेम या पोट्री, पंपा, पोना एंड अ रन्ना, 3 गेम्स ऑफ द कन्नड़ पोट्री। इसमें से 3 ऐसी जो है जो गेम्स के रूप में खेली जाती थी। उस तरह से जैसे नहीं गेम्स में पोएम्स को बोल बोल करके कोई ड्रामा जो होता है उसको, तो पंपा, पोना एंड रन्ना 3 पोएम्स थी। ओके, जो कि प्ले की जाती थी यानी खेला जाता था उस वक्त, यानी कन्नड़ लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में है, कन्नड़ में। इसी तरह से नन्या बिगन द तेलुगु वर्जन, जो ये थे इन्होंने तेलुगु में महाभारत लिखी थी। महाभारत तो लिखना स्टार्ट इन्होंने किया था नन्या ने, लेकिन इसको कंप्लीट किया था टीकम टीकन ने कंप्लीट करी थी। जो महाभारत जो लिखी गई थी, महाभारत स्टार्ट करने वाले थे नन्यान, जो कि कंप्लीट किसने करी थी उसको, टीकम्मा ने कंप्लीट करी थी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, यानी हम कला, और जो कला में मतलब कौन कौन सी चीज़ें फेमस हुई, उसकी आर्ट उसकी कला के बारे में हम पढ़ेंगे। चोलास ग्रेटली इंक्रीज द स्कल्पचर
स्कल्पचर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, ओके, एंड द पेंटिंग्स। उस दौरान की जो कला है वो देखने के लिए बहुत मिलती है। कभी भी साउथ में जाए तो वहाँ के टेम्पल्स देखिए, वहाँ के जो अच्छा वहाँ के जो टेम्पल्स, वहाँ के जो टेम्पल्स है, वहाँ टेम्पल्स की एक बहुत अच्छी विशेष, एक नहीं बहुत सारी विशेषताएं थी। तो उसमें से अगर आर्ट की बात करें बच्चों, तो कभी भी आप देखोगे तो जो वहाँ पे टेम्पल्स बनाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। हालांकि हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे, यानी कि मतलब हम जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक हमें मंदिर का ऊपरी वाला यानी कि शिखर दिखता था, जिसको क्या बोला जाता था, इसको शिखर बोला जाता था। तो आज भी शिखर बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई हुआ करती थी। तो इसके अंदर दो ज़्यादा फेमस थी नगाड़ा, एक तो द्रविडियन स्टाइल और एक नगरम स्टाइल। दो दो जो स्टाइल थे टेम्पल्स के, तो ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद ऐसे और भी कई सारे टेम्पल हैं, जैसे कि रथ टेम्पल में भी देखने को काफ़ी सारे मतलब इसी कल्चर दिखते हैं, जिनकी अगर कही जाए तो टेम्पल्स ज़्यादातर या तो रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है, या स्क्वायर में होते हैं। तो यहाँ एट एंकल यानी 8 तरह के जो फेसेस टाइप्स होते हैं, मतलब उनके 8 कोण के रूप में यहाँ के टेम्पल ज़्यादा देखने को मतलब जो टेम्पल्स होते थे, मतलब जो यहाँ पे साउथ के जो टेम्पल है वो 8 एंकल में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। इनकी जो ऊंचाई हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। शिखर से पता चल जाता था कि ये कौन से राज शासन काल में बना था। राज शासन मतलब किसके द्वारा बना था। मैक्सिमम जितने भी आर्ट थे, जो राजा राज चोलास थे, राजा राज वो बहुत ज़्यादा आर्ट प्रेमी थे, वो बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। उनके शासन काल में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, ओके, बनवाए गए। तो एंड द बृहदे एंड बृहदेश्वर टेम्पल एट द तंजो बिल्ड बाय द राजाराव चोलास, जो कि तंजावर का जो टेम्पल है, जो कि बृहदेश्वर टेम्पल है, वो तंजावर यानी कि इसकी राजधानी जो किसके द्वारा बनवाई गई थी, राजा राज चोला के द्वारा। ओके, हमारी ये लाइन तो रही गई। द शिवा टेम्पल ऑफ द कैलाशनाथ एक शिव का टेम्पल है जो कि कांचीपुरम में है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर के लिए। तो यहाँ पे शिव, स्पेशली शिव, विष्णु और देवी की पूजा की जाती थी, ओके, जिसमें कि शिव में भी किसकी पूजा की जाती थी, नटराज में। जो नटराज स्टाइल में जो शिव जी है, यानी कि जो उनका जो मतलब नटराज पोजीशन में, यानी कि मैं अगर कहूँ तो जैसे कथक वगैरह जो स्टाइल होती है, उस स्टाइल में नटराज स्टाइल में, नटराजन स्टाइल में वर्शिप दे। तो नटराज के अलग अलग पोस्चर है, जैसे कि अगर उनके हाथ में डमरू है तो उनके टाइम उनके मंदिर को अलग जगह बनाया गया है। कहीं पे आग का ऐसे फायर हाथ में ले रखा है तो वो अलग है। तो वो अलग अलग टेम्पल्स में ऐसे, अगर आप बृहदेश्वर टेम्पल जाते हैं तो उसके आसपास ऐसे 50 टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जो कि वो अलग अलग पोस्चर में नटराज की मूर्ति रखी गई है, ओके। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो एक बहुत अच्छा जो तंजावर में है, जो राजा राज चोला बनाए थे, जो कि आर्ट प्रेमी यानी उनका आर्ट देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हम रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। वैसे तो जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था, वो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तो वैसे तो हिंदू ही थे, वो मतलब हिंदू ही थे। तो वो हिंदू यानी कि तभी तो हिंदू शिवा हो गए और विष्णु हो गए, तो उनकी वर्शिप क्या करते थे। एंड द okay, and also the period of the people took the interest in his philosophy रामानुज। इसी दौरान ऐसे कई सारे फिलोसोफर आए। फिलोसफी यानी जो दर्शन शास्त्र जो होते हैं यानी ज्ञान देते हैं, या उस तरह से जैसे फेमस हुए रामानुज। इस तरह भक्ति का प्रसार काफ़ी आगे तक फैल चुका था, यानी कि ये मतलब भक्ति का, क्योंकि जब बहुत सारे उभर करके आए तो उन्होंने उसके प्रीचर्स के द्वारा, ऐसे लिटरेचर्स के द्वारा ऐसे अपने उन्होंने भक्ति का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया, ओके। तो इसमें से रामानुज काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा जो है अग्रेरियर एक्सपेंशन। अग्रेरियर एक्सपेंशन यानी जो कृषि का विस्तार था, कृषि के विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब जो उस वक्त जो कृषि हुआ करती थी तो रॉयल पैटर्न के हिसाब से हुआ करती थी। एंड अग्रेरियर रिफॉर्म कमिंग द पीपल्स, and this was to era the prosperity for the agrarian community. The Chola period में and the important contribution of the Indian culture. Indian culture के साथ साथ उन्होंने जो उनकी जो कृषि का जो क्षेत्र था, उन्होंने उसको भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया, काफ़ी विस्तार किया, ओके।
तो बच्चों इसी तरह से हम हमारा आज का जो ये हो क्वेश्चन आंसर्स। ओके, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मतलब हम मुस्लिम इन्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं। मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम गवर्नर ऑफ इराक, ये मुस्लिम जो ये थे, ये इराक के मुस्लिम गवर्नर थे, यानी ये इराक के गवर्नर थे। ओके, अल हजज सैन एक्सपेडिशन अंडर लीडरशिप ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम। जो ये मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने अल हज को उन्होंने भेजा किसके पास? राजा धीर के पास भेजा। राजा धीर के पास किसके लिए? फाइट के लिए भेजा, इवेशन के लिए भेजा। तो उन्होंने जब राजा धीर थे, वो अपनी अपनी जो अरब ट्रेडर्स थे, जो अरब से आने वाले जो व्यापारी थे, वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए इन हिज द टेरिटरीज द, जिसकी वजह से वो उस क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो हार गए। एंड मुस्लिम रूल फॉर द 200 ईयर्स। जो इंडस का जो इधर जो थे एरिया, उन सब में मुस्लिम्स के 200 ईयर्स तक राज कर लिया उन्होंने। किसने कर लिया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसी तरह से मोहम्मद गजनी, जो कि 1000 AD अटैक द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ही मेड टू 17 राइट्स इन इंडिया 24 ईयर्स। बच्चों एक आए मोहम्मद एंड सॉरी महमूद गजनी आए, और उनको पता था कि ना इंडिया बहुत ज़्यादा फ्लोरिश है, मतलब इंडिया के पास बहुत सारी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया को हम पहले सोने की चिड़िया कहते थे, आप सब जानते होंगे, बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो जो मोहम्मद गजनी थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक किया, तो वो विफल रहे, जिसकी वजह से उन्होंने 17 टाइम उन्होंने इंडिया के ऊपर राइट किया, यानी कि उनको पूरे 25 वर्ष लग गए भारत पे अटैक करने में। लेकिन लास्ट की जो 20 जो उनकी जो लास्ट की जो थी 17 राइट, यानी जो लास्टेज उनकी राइट थी, यानी लास्ट जो अटैक था, उसका काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उसका हर्जाना बढ़ना पड़ा था, जिसकी वजह से जो सोमनाथ का टेम्पल है, जो हम आज भी जानते हैं सोमनाथ का टेम्पल है, जो कि 1025 यानी 17 राइट्स कितने ईयर में कंप्लीट की उन्होंने? 1025 यानी कि 25 ईयर्स, यानी 1000 से उन्होंने स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम जो अटैक किया उन्होंने 1000 AD में किया, और उन्होंने 17 टाइम राइट्स करने की वजह से जो लास्ट राइट थी, उसके अंदर क्या हुआ? सोमनाथ के टेम्पल को इन्होंने लूट लिया। सोमनाथ के टेम्पल के अंदर काफ़ी जितनी भी है ना, उसके अंदर जितनी भी वहाँ के जो सैनिक थे, सुना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा सैनिक और वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे, उन्होंने इसको बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट किया, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन वो अपनी इस में कामयाब हो गया मोहम्मद गजनी। और उसने एक ये मतलब सबसे ज़्यादा यादगार बूटी रही हमारे देश में, मतलब सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट लूट रही, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा इन्होंने टेम्पल्स का जो ज्वेलरी थी, और जो बहुत ज़्यादा मतलब जो यानी जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस जो स्कल्पचर्स थी, मूर्ति थी, वो सारी वो लूट ले गए। इसी तरह से ही एक बैटल के बारे में हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी या घौर, ठीक है, हालांकि वो तो मोहम्मद घोर ही थे, लेकिन वो घोर घोर करते हुए उनका नाम क्या पड़ गया, बाद में बोलने लग गए गौरी, लेकिन वो घोर के नाम से ही जाने जाते हैं। ओके, यानी कि द फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन, द फर्स्ट फाइट इन द 1191, ओके, बिटवीन द गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। जो इनकी फर्स्ट फाइट हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौर के बीच में हुई थी, जिसके अंदर मोहम्मद गौर थे वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए, और वो वहां से भाग निकले कहूँ, या फिर ऐसे कहूँ कि जो मोहम्मद गौर थे, इनके एक बहुत ही अच्छे क्या बोलूँ उनको, स्लैब थे, जो उन्होंने देखा कि भाई अब तो ये फाइट हो रहा है, इससे मोहम्मद गौर मारा जाएगा, तो एक घोड़ा लेकर के आया और उस पर मोहम्मद गौर को उन्होंने उस पर बिठाया, और उनको उस युद्ध के मैदान से लेकर के वो भाग गए। अगर नहीं भागे होते तो जानते हो मोहम्मद गौर की स्टोरी यहीं पर ही फिनिश हो जाती। तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। तो हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो उसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्लेव डायनेस्टी क्यों जाता था। तो जो इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनके जो स्लेव थे मोहम्मद गौर के, जो उनको लेकर के भाग निकले कि भाई ये तो मर जाएगा, क्योंकि बहुत ही ऑनेस्ट स्लेव था उनका।
तो उसके ने नेक्स्ट बैटल हुआ, मतलब फर्स्ट बैटल हो गया हमारा 1191। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। 1191 जो किस किस के बीच में हुआ ना? यस, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1191। ये आज भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। आप आगे भी जाओगे तो इसके बारे में और पढ़ोगे तो अच्छा। और एक और कहाँ पे? तराइन। कहाँ पे? थानेसर के पास। थानेसर के पास है तराइन, वहां पे ये युद्ध हुआ था। यानी कि जो फर्स्ट बैटल हुआ था, इसलिए इसको तराइन का युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे तराइन में हुआ था। ओके, इसी तरह से मोहम्मद गौरी को इस चीज का बहुत वो हो गया कि अब तो मैं हार गया, मुझे मेरे हार का बदला लेना है। तो उन्होंने क्या किया? अबाउट मतलब 1,20,000 के आसपास उन्होंने वापस अपनी आर्मी तैयार करी और वो चले गए वापस से बदला लेने के लिए। तो उन्होंने क्या, वन इन 1192, तो उन्होंने वापस से सेकंड युद्ध छेड़ा। कब? 1192 में। ओके, 1192 है दी, जो कि है ना वो भी मोहम्मद गौर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। लेकिन किस्मत से इसमें जो मोहम्मद गौर था वो जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और वो इसमें वो वहां से स्कैप हो गए, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो जब वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से स्कैप हो गए। इसके बारे में मैंने स्टोरी आपको, हमारा जो फर्स्ट डे था लेक्चर का, मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी सुनाई थी उसमें। तो वहां से निकल गए। अच्छा, तो ये अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ने को मिलता है बच्चों। कि कुछ तो ऐसे कहते हैं कि कुछ तो ऐसे कहते हैं जैसे कि अगर हम पृथ्वीराज रासो की अगर हम बुक को पढ़े तो उसके अंदर कहा जाता है कि ये मोहम्मद गौरी के द्वारा पकड़ लिए गए थे, और पकड़ने के बाद उनकी आंखें फोड़ करके और उनको उन भाई पता चला था कि तीरंदाजी बहुत उनको अच्छी आती है। तो उन्होंने टेस्ट लिया, तो पता चला कि भाई उस तीरंदाजी के दौरान भाई पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। और कुछ ऐसे इस पे काफी सारे विवाद भी चल रहे थे। और कुछ पुस्तक में या कुछ बुक्स में ऐसे पढ़ने को मिलता है कि जो मोहम्मद गौरी जो है वो साउथ के कुछ खोखरों के द्वारा वो मारे गए। तो अलग अलग बुक्स की अलग अलग विवाद है। लेकिन अगर चांद बरदाई जी की पुस्तक पढ़े, पृथ्वीराज रासो की अगर हम बुक पढ़े, तो उसके द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके उनके हाथों किसकी मृत्यु हो गई थी? मोहम्मद गौरी की। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसके हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।